की सुरक्षा और इनके जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अथक परिश्रम किया है। माननीय गृह मंत्रालय हर माह यहां पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहां जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूं। मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 धुएं की कोई ऐसी धुआं था। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज। नो, ओके, नहीं, एक मिनट प्लीज बालू जी, प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं। सारी घटना की प्रारंभ नहीं, दोष नहीं दे रहे। दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी के नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो, बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ, यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए, क्या लोग आए। नो, आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं। नो, देखिए अपन इस विषय को ये एक मिनट प्रेमचंदन जी, देखो एक मिनट, एक सेकंड, मैं एक मिनट आपको बोलने का मौका दूंगा। 1 मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय
आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा वो वाला विषय नहीं है। ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोले, लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना। अच्छा, बालू जी ने जो विषय उठाया, 1 मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं। 1 मिनट बालू जी, 1 मिनट। बालू जी ने जो विषय उठाया वो, हाँ मैं बोलने दूंगा ना। 1 मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना। 1 मिनट ये, हाँ बताइए अधीर, हाँ अधीर रंजन जी बताइए। 1 मिनट, हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। सर बात यह है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, अच्छा हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने नीडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गई, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए, विषय बताता हूं। उनको सब खाली कर दिया गया। देखो, इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious, and no doubt. 1 मिनट सुदीप जी, ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके 1 मिनट, ओके मैं एक सुनो मेरी बात। 1 मिनट सुदीप जी, 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूं, और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझावों को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझाव पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकदिगा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है, और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे एक बार। सदन देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
और उसके बाद हम सब उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी। ओके, मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, प्लीज प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, special provisions, Second Amendment Act 2011, to extend validity of this act for a further period of 3 years from 1st January 2024 to 31st December 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill, sir. शशि थरूर जी, माननीय मंत्री जी। नहीं, एक मिनट, पहले शशि थरूर जी बोलेंगे इस विषय पर। Sir, I'm going to, I think after, वाले पे बोल रहे हैं आप, देखिए आप बिल इंट्रोड्यूस पे बोल रहे हैं। ये पोस्ट ऑफिस बिल इंट्रोड्यूस पोस्ट करने के बाद उसके बारे में पोस्ट ऑफिस का भी ला रहा हूं मैं। आप कुछ विषय रखना चाहते हैं इसमें? अश्विनी जी का अभी ला रहा हूं, पहले अभी हरदीप पुरी जी का निपटा, अश्विनी जी का भी लाया नहीं है। हाँ, अब हो गया, मैंने कहा कोई बोलना चाहे तो बोलना है, ठीक है ना। आइटम नंबर 29, डाकघर विधेयक 2023, माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Post Office Bill 2023 be taken into consideration. आपको कुछ विषय रखना है? जी अध्यक्ष जी, आज के इस पोस्ट ऑफिस बिल 2023 द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सभी देश में जानते हैं, एक इतना रिलायबल नेटवर्क है देश भर में जिसको पोस्ट ऑफिस का, डाकघर का नेटवर्क कहा जाता है। कई दशकों से, एक सदी से ऊपर का ये इसकी लेगेसी है और इस पूरे के पूरे सिस्टम को किस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में टोटली ट्रांसफॉर्म किया गया है, ये बिल, आज का जो बिल है, इस बिल, वो बिल बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में पोस्ट ऑफिस को मेल डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया गया है, पोस्ट ऑफिस से एक बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। कई इसके अच्छे उदाहरण हैं जो कि जन प्रभावी है, जिसमें देश में जन जन को इसका बेनिफिट मिला है। जैसे सर्विस डिलीवरी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के जरिए से पासपोर्ट बनाने की जो व्यवस्था बनी, उसके कई ऐसे अच्छे उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश का एक उदाहरण है लाहौल स्पीति का। श्री संसार चंद जी, जिनको पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले अगर शिमला जाना पड़ता तो 3 से 4 दिन लगते, आज वो कुल्लू मुख्य डाकघर में ही पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र के खुलने से 1 ही दिन में पासपोर्ट बन जाता है। वैसे ही उड़ीसा के बोलांगीर जिले में आदर्श पड़ा में रहने वाले एक 62 वर्ष के भाई हैं श्री जगदीश चंद्र पात्रो, उनका पासपोर्ट बोलांगीर हेड ऑफिस में ही बन गया। इससे पहले इनको भुवनेश्वर 300-400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर जाना पड़ता था। वैसे ही माननीय अध्यक्ष जी, सर्विस डिलीवरी की इस भावना में एक बहुत अच्छी पहल की गई, डाक निर्यात केंद्र। डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से बिल्कुल सुदूर रिमोट एरिया में रहने वाले जो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो भी अपने हाथ से बनी हुई चीजें या फिर उस एरिया की लोकल चीजों को बहुत ही आसानी से डाकघर के माध्यम से निर्यात कर पा रहे हैं।
जैसा एक एग्जाम्पल है, उत्तराखंड में रुड़की से बहन गंगा देवी डाकघर निर्यात केंद्र द्वारा फ्रांस, कनाडा, स्पेन को ब्रास के आइटम्स एक्सपोर्ट कर रही हैं। वैसे ही जोधपुर की एक बहन है कमला देवी प्रजापति, वो सिरामिक नॉब्स अमेरिका और कनाडा एक्सपोर्ट कर रही है। भागलपुर बिहार के भाई अहमद नदीम आसपास में जो रेशम की साड़ी और कपड़े का जो काम होता है, उसकी जो कतरन होती है माननीय अध्यक्ष जी, उसकी बेकार सामग्री से बना के पर्दे, सोफा कवर, पिलो कवर इत्यादि बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते हैं डाक निर्यात केंद्र के जरिए से। वैसे ही गोवा में बहन मोना डिसूजा है, वो पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम सिंगापुर और यूएई निर्यात करती है। अध्यक्ष जी, डाकघर को डाक डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ डाकघर को एक तरीके से पोस्ट ऑफिस से बैंकिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें, उड़ीसा के गजपति जिले की 95 ईयर ओल्ड वृद्ध माता लबंग गया जी, उनको बड़ी तकलीफ होती थी चलने फिरने में, 95 ईयर्स की है, बैंक तक जाके अपनी पेंशन लेने में दिक्कत होती थी। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब ये सर्विस दी गई तो उनके घर पे ये फैसिलिटी उनको आज पेंशन मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण है जन सेवा के। तो माननीय अध्यक्ष जी, पासपोर्ट सेवा केंद्र से आज करीब करीब अब तक 1.25 करोड़ से अधिक देशवासियों को इसका लाभ मिल चुका है। देश में करीब करीब 10 करोड़ 36 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें घर बैठे अब तक 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बेनिफिट घर तक पहुंचाया जा चुका है। किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हो, पोस्ट ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आधार इनेबल्ड तरीके से अच्छे से आसानी से कनेक्ट करके आज सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो लाभ है, वो लोगों को घर तक मिल रहे हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए से। मैं सभी मान्यवर सांसदों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र में इस फैसिलिटी का उपयोग कराएं और जितना हो सके अपने क्षेत्र के निवासियों का पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाएं, तो उनका जो लाभ है वो लाभ आराम से घर बैठे मिल सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए से करीब करीब 8 करोड़ कस्टमर है, जिसमें से 3.5 करोड़ कस्टमर तो बहनें हैं। तो ये आज इतनी बड़ी सुविधाएं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जिससे जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अध्यक्ष जी, मैं एक और विषय आपके सामने रखूंगा। 2004 से 2014 तक इस पुराने विस्तृत नेटवर्क को एक तरीके से श्रिंक करने की कमजोर करने का प्रयास किया गया। करीब 660 पोस्ट ऑफिस बंद किए गए 4 से 14 वाले पीरियड में। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद में एक बार फिर इस पूरे नेटवर्क को मजबूत बनाने का हाथ में बीड़ा उठाया और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें 5000 नए डाकघर खोले गए और सभी को 5 किलोमीटर के दायरे में सुगम बैंकिंग सर्विस मिल सके डाकघर के जरिए से, पोस्टल बैंक के जरिए से। इसके लिए अभी हाल ही में 5,746 नए डाकघर भी सैंक्शन किए गए। अध्यक्ष जी, डाक सर्विस में करीब करीब पोस्टल नेटवर्क में 1,28,000 लोगों को नया रोजगार दिया गया है। इसी तरह से डिजिटल नेटवर्क के 1,60,000 डाकघरों को कोर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा गया है। 13,500 डाकघरों में आधार सेवा केंद्र खोले गए। अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। तो अध्यक्ष जी, इस तरह से एक तरीके से डाकघर को एक पूरी तरीके से परिवर्तित किया गया है और आज का ये जो बिल है इसी परिवर्तन का एक साक्ष्य है। मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी मान्यवर सांसदों से भी इसको यूनानिमसली पास करने के लिए डिबेट करें। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Speaker. I rise today on behalf of my party to note some very grave concerns regarding this Post Office Bill 2023. I had hoped to welcome this bill because many reasons, sir. As former chairman of the Parliamentary Standing Committee overseeing the Postal Department, I had repeatedly flagged the need to revise and repeal the Indian Post Office Act 1898, a colonial legacy long past its expiry date.
But over the past decade, we've often seen this government, in the guise of decolonizing our minds and updating colonial-era laws, bringing in legislation that is equally, if not more, arbitrary and unreasonable, and that more often than not encroaches upon the fundamental rights of countless Indians. Sadly, so it is with this bill. Even as it seeks to revise the colonial bill, this bill retains its draconian and colonial provisions, that too while eliminating the burden of accountability which a governmental enterprise like India Post ought constitutionally to shoulder. And sadly, it offers no new ideas to bring our post offices into the 21st century. As someone who has great respect for the Minister, I am disappointed to see him putting this half-baked reform before the House. Mr. Speaker, let me first remind the House that there is no debate on any piece of legislation happening in a vacuum. There's always a context, and around a month or so ago, several outspoken members of the opposition, including myself, received a threat notice from Apple, warning us of the fact that state-sponsored attackers were trying to infiltrate our phones, by doing which they could access sensitive data and even hack our phones' cameras and microphones. Was it really so long ago that the threat of Pegasus loomed large on us all, surveilling our every move, tracking our every utterance? These are realities we must bear in mind as we begin debating this bill, which strikes at the heart of our constitutional values, our fundamental rights, compelling every ordinary Indian to live at the mercy of our state's pervasive and suspicious mistrust of its own citizens. On the one hand, Mr. Speaker, sir, the government says it wishes to reinvigorate the Indian Postal Service by widening the range of services it renders so it becomes more useful to the Indian populace. We heard the eloquent examples of my friend the Minister. I'll come back to this issue because I don't think the bill does this at all. But on the other, sir, the government, through this bill, grants itself sweeping powers to infringe upon the citizens' rights to freedom of speech and expression, as guaranteed under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, and our right to privacy, which the Honourable Supreme Court in K.S. Puttaswamy recognized as being a subset of the right to life and liberty enshrined in Article 21. The government assumes these powers through Section 9 of the bill. I would urge all our friends to look at their screens, Section 9 and 10 of the bill. This entitles it, using merely a notification, to empower any officer to cause any item in course of transmission through the post office to be intercepted, opened or detained in the interest of security of the state, friendly relations with foreign states, etc., or upon the occurrence of any contravention of any of the provisions of this Act or any other law. Now, these are strikingly vague grounds and can be construed to cover anything that our government doesn't like. Indeed, the government doesn't only seek arbitrary powers to spy on Indians by rummaging through their private correspondence and their shipments. As the second clause of Section 9 makes clear, they may also direct India Post to dispose of, which is to say to destroy or trash, any item, any personal article that has fallen foul of their ambiguous definition of what constitutes a threat to India's interests. Further, through Clause 9(3), our government, again by a simple notification, may empower any officer of the post office to confiscate any item. I'm summarizing a rather long legal clause which is before you all on your screens. Now, there's a lot to dissect in this one section alone, starting from the fact that the Supreme Court, in the 1996 judgment of People's Union for Civil Liberties versus the Union of India, a matter concerning the interception of telecommunications, opined that a just and fair procedure must exist to regulate the power of interception, because in its absence it is not possible to safeguard the rights of citizens under Article 19(1)(a) and Article 21. To fill this gap, the Supreme Court laid down several safeguards, such as, Mr. Minister, the Supreme Court said, establish the necessity for interception, limit the validity of interception orders, authorization is required from high-ranking officials, and most important, interception orders are to be examined by a review committee. I can't help but wonder why our government, in conceiving of this bill, failed to take such a crucial verdict of the Supreme Court into account. For as it stands, the bill is far more detrimental to the fundamental rights of Indian citizens than the colonial-era law it seeks to supplant. In fact, Mr. Chairman, in some ways, the 1898 Act was less arbitrary
because though it allowed interception, it specified, unlike this bill, the circumstances under which interception could be carried out. Section 26 of the 1898 Act empowered the central government, the state government, or a specially authorized officer to direct through a written order any postal article to be intercepted, detained, or disposed on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety or tranquility. Now, while examining the 1898 Act in 1968, the Law Commission opined that the term emergency is not explicitly defined, provides far too wide a ground for interpretation and therefore for interception, and the Commission added that a public emergency cannot be a constitutionally permissible ground for interception if it does not impinge on the security of the state, public order, or any other thing specified in the Constitution. Therefore, it can certainly be said that the criterion of emergency, which unfortunately again features in this 2023 bill, may be beyond the scope of the reasonable restrictions permitted by our Constitution. Even as recently as 2015, in the matter of Shri Single versus the Union of India, the Supreme Court reaffirmed that arbitrary grounds for restricting freedom of speech and expression are unconstitutional. Here we have once again our government being willfully indifferent to the wise counsel of the highest court of our land. In fact, by not even defining what sort of matter and material cannot be sent through the post, something which the 1898 Act does, our government has sought to make Indians yet more vulnerable to this attempted mass surveillance. So Section 9 of the Post Office Bill 2023 not only grants the government Orwellian powers to intrude into our lives by intercepting, detaining, destroying our correspondence or our consignments, it also does not provide for any mechanism whereby the concerned citizen can even be informed of their correspondence or consignment having been intercepted, and whereby they can contest India Post's decision to intercept, detain, or destroy their correspondence. In other words, there is simply no grievance redressal mechanism in the bill, an absence which is felt all the more keenly if you just scroll down to Section 10. By keeping Indians in the dark as to the interception, detention, or destruction of their correspondence and consignments, and by not allowing them to contest these decisions, which are inherently arbitrary, our government has violated every principle of natural justice and due process of law, because in cases like these, neither will it bother to listen to the other side, nor will it grant the concerned citizen the right to make a case for themselves. In this regard, the 2023 bill is also violative of Article 14 of our Constitution. The problem of this bill's not having a grievance redressal mechanism becomes especially agonizing when we look at Section 10. What an irony it is, Mr. Chairman, sir, that today the private courier services in our country are far more accountable to the people of India than the Indian Postal Service, which is an undertaking of the central government. While the Consumer Protection Act of 2019 holds our private couriers to account, that does not apply to India Post. And now, pursuant to the second clause of this bill's Section 10, no officer of the Post Office shall incur any liability with regard to a service provided by the Post Office unless the officer has acted fraudulently or willfully caused loss, delay, or misdelivery. Now, this clause bolsters our government's power to intercept, detain, or destroy our postal articles without being in any way accountable to the people of India. We also cannot hold postal workers liable for loss, delay, or misdelivery, for then will commence a debate about whether the omission was committed willfully or with a fraudulent intent, plunging the ordinary Indian citizen into endless red tape. Indeed, because the bill does not provide for a grievance redressal mechanism, Indians have absolutely no avenue to hold the Postal Service liable, and because the Consumer Protection Act does not apply to India Post, the people of India are not entitled to compensation should they incur any loss or damage owing to the Post Office's negligence. Interestingly, the prescription of liability is itself a power that the government assigns itself. If you look at Section 10(1), notwithstanding anything in any other law for the time being in force, the Post Office shall not incur any liability, except such liability as may be prescribed with regard to a service provided by the Post Office. Now, Mr. Chairman, sir, I must say to the Minister,
that when you yourself can decide where you will be accountable to the people, when you yourself can choose whether you want to be accountable to the people and how much you are accountable to the people, that means you are not accountable at all. That is the broad meaning of this outrageous drafted bill. To send across a letter or parcel through India Post is to fling it essentially into a black hole, with no accountability whatsoever as to whether it will reach its destination or be received by whoever you're sending it to. What's more, you would not even get to know what happened with your letter or parcel, because nowhere in the bill does there exist any provision to notify the concerned citizen that their item has been intercepted. Now, this is profoundly worrying. It would have been one thing to exempt postal workers from liability relating to intercepting items, that the bill does not even consider them liable for such blatant wrongs as loss, misdelivery, delay or damage is downright unacceptable, not least for those e-commerce portals that are the backbone of digital India and that choose to deliver their products through India Post. I love those examples our minister gave us. Miss so-and-so here, Begum so-and-so there, and so on, have been sending those items. But under this law, if those items are damaged, misdelivered, stolen, no one will know anything. They won't even be notified. What kind of bill is this, Mr. Chairman? All in all, Section 10 might well be interpreted as the government absolving the employees of the Indian Postal Service, even though they are public servants, of the accountability that all public servants legally have to the citizens they serve. Moreover, given that India Post is planning to add an array of financial services and products to its portfolio, it is imperative, especially while rendering services where citizens' sensitive data is involved, that we proceed with the utmost caution, protecting our consumers, our citizens from fraud, data breaches and similar transgressions. I should like to remind this House that it's only by strictly ensuring that postal workers are liable for wrongdoings that we will succeed in reinvigorating India Post. Ultimately, in the absence of a grievance redressal mechanism, the citizens will have no option but to seek justice by moving the courts in accordance with Articles 32 and 226 of our Constitution, and that will merely increase the pendency of cases piled on top of our already overburdened judiciary. Mr. Chairman, sir, let me draw your attention to the fact that the Indian Post Office Act of 1898, this colonial law, was far more accountable to the Indian people than this new law, which is presented to us as a break from the colonial past. Under the 1898 Act, for instance, the illegal opening of postal articles by a postal officer was punishable with imprisonment for up to 2 years, or a fine, or both. In stark contrast, under this bill, 2023, there is no repercussion for such a flagrant violation of our right to privacy. As I have already mentioned, the bill in Section 10 states that no officer will be liable with regard to a service rendered by India Post. And, of course, the fact is that if indeed an officer does indeed willfully commit transgressions, the bill does not specify what the punishment is, unlike the 1898 bill. Formerly, under the 1898 Act, transgressions like theft, misappropriation, destruction of postal articles by an employee of India Post used to be punishable with imprisonment up to 7 years and a fine. But the Jan Vishwas Amendments of Provisions Act 2023 struck off all such provisions. All such punishments are gone. So first, Jan Vishwas watered down the offences and penalties that an officer of India Post was subject to under the 1898 Act, and now this bill, by dispensing with these offences and penalties, wishes to make the officers of India Post, the employees, and therefore our government, wholly unanswerable to the citizen of India. Wow. Now, the jarring absence of either any liabilities or a grievance redressal mechanism in the Post Office Bill 2023 flies in the face of how the same ministers, other ministry, the Railways, holds itself accountable to Indians. The Railway Claims Tribunal Act 1987 instituted tribunals for dealing with complaints against the Indian Railways for lapses of services. If your 2023 bill here did not want to go so far as to establish a grievance redressal tribunal, at the very least you could have incorporated the Supreme Court's 1996 recommendations regarding the exercise of the power of interception. Through this bill, our government has sought to make itself the judge, jury and executioner in all those cases where a citizen's correspondence or consignment is found violative of the bill's excessively vague grounds. On this bill, Mr. Chairman, sir,
There is nothing that is reasonable, there is plenty that is restrictive. Now, according to the Universal Postal Union, 73% of the postal services in the world over suggest that without a complete digital overhaul of postal facilities, the survival of post offices is simply not feasible. That our government, in an age of digital India and self-reliant India, Atmanirbhar India, should fail to lay down the groundwork for such a reinvigoration is unimaginable and sad. Yes, now please. Imagination is what this bill lacks, Mr. Chair. Today, India Post has a monopoly on conveying letters. Gone are the days when they had a monopoly on anything else. Our post offices could be steeped in antiquity, staffed with demotivated employees whose only job was to push stamps and files. Our postal services are at a turning point today and must compete in order to remain relevant. If it envisages India Post... So I need another 5 minutes. Sir. I'm the principal speaker of my house. I have only got... So the major point is two small points coming. If it envisages India Post as rendering e-commerce, e-government and e-finance, then our government must move towards its rapid digitization and diversification. A simple step, just to illustrate the point I'm seeking to make, is the idea that others are discussing of an encrypted digital postbox service being introduced, a sort of like an India Post email service, which will save Indians a lot of money in postage fees. Through this service, such a service, citizens can view, manage and organize their digital communications from numerous providers in a single location, and that too through just one account. Through this account, citizens can receive and respond to several transactional communications and securely manage, by linking it to their UPI, other affairs such as booking railway, bus and air tickets, paying for governmental services like LPG, electricity, water and so on, and perhaps also for private services like Netflix or Spotify. They should also be able to upload and store documents and receive important notices and reminders. So in other words, the goal should be to make India Post useful to the ordinary Indian citizen by thinking out of the box, as also by discussing threadbare in Parliament what sort of facilities we must afford our citizens and why. India is not alone at being at this crossroads. Several countries of the European Union, as manifest in their e-government benchmark report 2019, have grappled with this, and many of them have reached the conclusion that digital services must be introduced to help postal services survive, launch them into a new glorious era. Many European governments have introduced measures to communicate with their citizens digitally through a trusted, secure version of their postal service. We must remember, sir, that citizens will be willing to share their personal data online only if their government can guarantee them the highest standards of digital safety and security. Sir, please try to... No, sir. I'm prepared to speak for my party. You've got to give me the time I was promised. I was told 25 minutes. I have not taken that long, sir. We also have at our disposal... Yes. We also have at our disposal a magnificent lattice work of real estate that can and must be put to better use and made commercially profitable. In an economy like ours that is fast becoming an e-commerce delivery chain, as the Minister has said, postmen who are given, of course, to going everywhere in our country to the most remote places can be utilised as a last mile carrier, and India Post is collaborating with Amazon already. We have this robust infrastructure. We have lakhs of dedicated postal workers. The endeavour now must be to reimagine and remould it so that the post offices can actually move into the 21st century, provide financial services, which is already mentioned, like the India Post Payments Bank. But why not, for example, institutional credit? Nearly 40% of our rural population lack access to credit, another gap that India Post can strive to fill. In many countries, post offices have been repurposed to provide additional services beyond their traditional role. The Minister mentioned several exports from remote areas, but that was already the work of the post office in sending out any packages. Why can't we think more imaginatively about service delivery? Would it not be more wonderful in rural areas to see them transformed into internet hubs that enable students to access educational material and complete formalities like filling examination forms online, all without any need to go too far from their homes? Why not voters' registration, driving licenses? Some post offices abroad have got into all this. They've expanded their offerings to include retail services, including selling stationery and books and gifts and so on, like the Japan Post Group does. In some countries, post offices have partnered with healthcare providers to offer medical services such as vaccinations,
health checkups and prescription delivery. Imagine during COVID if we could have gone to our local post office. Tarurji, please and got now vaccinated. conclude, because one second. Your party is having 3 speakers. The total time allotted for the party is 25 minutes. Already you have 22 minutes. Either I'll take just 1 minute. I'll get you, sir. Please. Okay. Let me just complete, sir. Just another minute. These are important points, sir. you've already spoke well about the bill. That's why I'm saying. Yeah, Please I've gone into the bill in some detail because it's important we're seriously discussing this bill, sir. But anyway, just to add, I will try and conclude very quickly by just pointing out that the minister's goals he mentioned are all laudable aspirations. They're crucial for the reinvigoration of India Post. But perhaps the greatest flaws of this bill, the evident disdain for our fundamental rights, apart from that, is the fact that it harps on about this alluring destination without prescribing a map that will get us there. Nowhere in the Post Office Bill does our government spell out how exactly it intends to convert India Post into a network for the delivery of citizen-centric services. We are being asked to take solace in the fact that once the bill is passed into law, our government will whirl a magic wand of rules and regulations and catapult our postal services to be dazzling new heights. There is no specific promise to the citizens of India. Other than that, the post office will not be accountable, the post office will not be liable. Thank you. So, sir, I'll just conclude. If this transformation comes at the cost of endangering every Indian citizen's right to free speech and expression, every Indian's right to privacy, every Indian's right to natural justice and due process of law, then the remedy is worse than the disease, and therefore I would say this bill is a great disappointment, and I request the Minister to kindly return to the drawing board and come back with something better. Thank you, Mr. Chairman. Jai Hind. Thank you very much, Mr. Shashi Tharoor. Now, next, Shri Tapir Gaoji. No. No, please. No. Rajya Sabha, please. Rajya Sabha proceedings. No. Rajya Sabha proceedings cannot be quoted here. No. No, Rajya Sabha has nothing to do with the Lok Sabha, please. Honorable Chairman, sir. Yes, please. As Yes, you may please. sir, as No. Please. 98. No. See you. Indian One second. Postal One second. Indian Postal One Act. second. One second. No. Honorable. Then you start. ये 125 साल एक पुराना ब्रिटिश लीगेसी एक्ट को आज पोस्टल बिल द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज ये कांग्रेस No. One second. Yes, Adhiranjan. सर अभी ये खबर मिली है कि जिस दो शख्स ने ये गैलरी में आई थी वो बीजेपी पार्टी के किसी एमपी उनका ही पास लेकर ये दोनों सदन में घुसे थे, तो कहाँ सुरक्षा है कि बीजेपी की एमपी खुद। Yes. See, all the honorable speaker has already. No. The honorable speaker has already ordered that at 4 p.m. there will be a meeting of the party leaders, and this will be discussed there, and after that this will be discussed in the house also. Yes, please. सर ये 125 साल पुराना एक ब्रिटिश लीगेसी Adhiranjan ji was also there. At the time when the speaker is making the ruling, you are also there. असनी जी इस बिल को लेके आ रहा है और इस बिल के माध्यम से आज कांग्रेस इतना चिल्ला रहा है। कांग्रेस का जमाना में 2004 से लेके 2014 तक ये 664 पोस्टल ऑफिस बंद करवाया गया, लेकिन मोदी जी आने के बाद 2014 to 2023 5,000 नया पोस्ट ऑफिस खुलवा दिया और इसी साल
5,746 पोस्टल और देश भर में खुलने जा रहा है और खुल रहा है। इसलिए इस पोस्टल के माध्यम से हमारा दूर दराज बाहरी इलाका में और गांव में सारा पोस्टल का सुविधा मिल रहा है। और ड्यूरिंग कोविड में भी पोस्टल का इतना सुविधा उपयुक्त पब्लिक ने मिला है और इसको मोदी साहब ने और असली साहब ने इस चीज को आगे ले जा रहा है। आज पोस्ट ऑफिस में हिंदुस्तान में 28 करोड़ अकाउंट खुला गया और इसमें 17 लाख करोड़ डिपॉजिट भी किया हुआ है पैसा। और इसका माध्यम से सुकन्या समृद्धि में 3 करोड़ अकाउंट भी खुला है और साथ में 1,41,000 करोड़ डिपॉजिट देश भर में हो रहा है। और साथ में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के ओर से 21 लाख का अभी सेविंग सर्टिफिकेट हुआ है। साथ में ये पोस्टल ऑफिस जो है, ये पोस्टल सर्विस जो है सिटीजन सेंट्रिक एक सर्विस है। और हमारा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साहब बोल रहा था, अगर नया कानून लाता है तो देश का अच्छाई के लिए, सर्विस का अच्छाई के लिए ही लाता है। तो इसलिए आप हर चीज को कांग्रेस इसका विरोधी में आप निकल जाता है, पब्लिक सेवा को आप लोग भूल जाता है। साथ में यहाँ पोस्टल ऑफिस में तो ये पासपोर्ट सेविंग साथ सेवा केंद्र बना दिया। आज इस पोस्टल पासपोर्ट सेवा केंद्रों में आज तक 438 सेंटर्स देश भर में खुला है, जिसमें 1,25,00,000 एप्लीकेंट को सुविधा मिला है। साथ में मैं अदर एनरोलमेंट में भी 13,500 सेंटर देश भर में खुला है इस पोस्टल माध्यम के तरफ से। और इसमें 8,83,000 करोड़ कस्टमर को इसका ट्रांजैक्शन होने का सुविधा मिला है। और साथ में मोदी जी का नेतृत्व में आज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आज एक कांग्रेस का समय में, कांग्रेस का रूल में ये एक institutions and organizations which are to be close in the country। लेकिन मोदी जी ने जैसे इस चीज को बैंक पोस्टल सर्विस को आगे बढ़ाया, 650 ब्रांचेस विथ 1,54,000 अकाउंट पॉइंट हब ऑफिस में खुला है। और साथ में इसमें If you go back to the seats, I will. 8 करोड़। If you go back to the seats, 8 करोड़। I will give the opportunity. I will give the opportunity. और इसमें 8,800 करोड़ डिपॉजिट हुआ है। When the speaker was here, when Shashi Tharoor was speaking, no disturbance was there. पीएस में 10 No करोड़ का interruption was there. ट्रांजैक्शन देश भर में हुआ है। साथ में डीबीटी 3.5 करोड़ अकाउंट खुला है। तो ये एक पब्लिक को, हमारा देशवासियों को, जो गांव और दूर दराज हिमालय में बसे लोगों को भी इस पोस्टल सर्विस से बहुत लोगों को सुविधा मिल रहा है। इसलिए इस कानून को मैं समर्थन करता हूं। और ये कांग्रेस वासियों को भी, ओपोनेंट लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये पब्लिक सेवा के लिए ये कानून अमेंड करने के लिए 125 साल के बाद लाया है। तो इसलिए हम सब मिलकर इस बिल को पास करना है, ताकि गरीब जनता को और गरीबों को देश भर में सुविधा मिले और इसका सेवा मिले। इसलिए मैं इस चीज को समर्थन करता हूं। और साथ ही इसमें मैं ऑनरेबल मिनिस्टर को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम गांव दूर दराज इलाकों में जो बसे हैं, इसके लिए भी इसका सुविधा होने के लिए नेशनलाइज्ड बैंक दूर दराज इलाका में सर्विस दे नहीं पाता है। इसलिए ये इस पोस्टल सर्विस से हिमालयन बेल्ट में
दूर दराज गांव में इस पोस्टल सर्विस का अकाउंट खुले, सेंटर खुले, ताकि हमारा गरीब जनता इसका उपयोग मिले और देश भर में इसको फैला देना चाहिए, ताकि हम गरीब जनता इसका सहायता मिलेंगे और उपयुक्त यूज करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं इस बिल को समर्थन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। नेक्स्ट श्रीमती के कनीमोड़ी जी, स्पीकर साहब। एक मिनट प्लीज। मान्य सदस्यगण प्लीज। मान्य सदस्यगण, मैंने आप सबकी भावनाओं को पहले व्यक्त कर दिया है और 4 बजे इस विषय पर सब दलों की मीटिंग बुलाइए। 4 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है। I have responded. Everyone knows it, sir. No. Now, with this seniority, No. Say- I can't advise you, sir. No. I can only suggest. No. Anybody can advise me. No. That's why I am here. So, 1 minute. आपको सब एक ही में, क्योंकि ये मामला उस हाउस का रहे तो भी ये दोनों एडजेसेंट बिल्डिंग है। उसकी जब उसको नहीं ट्रांजैक्टिंग उसको बिजनेस अगर आग लगी सर, उसको अगर आग लगी, इसको भी आग लगता है। वहां अर्जेंट हो गया और आप होम मिनिस्टर आने के बाद एक स्टेटमेंट दिलाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये One second. When Honorable LOP and I see in Mr. Malika Arjun Khadge beyond the status of LOP, not that he is president of a party, apart from that he has a huge experience. He has seen many things. My appeal to you, sir, my appeal to the leader of the opposition is that I have shared the input with the House. I called the Director of Security. He said they have been apprehended. They are looking into the matter. I have directed. That's why, sir, sufficient information not came. That's why the Lok Sabha adjourned. Sir. Therefore, we request you kindly adjourn. Let Home Minister come and let us see what he has to say. Let us see, sir, what leader of the House has to say. 1 second, sir. बात है जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन ऐसे में जो विपक्ष का रवैया है वो मुझे लगता है देश को एक संदेश देने का होना चाहिए कि देश में हम सब प्रभुता के लिए एक साथ खड़े हैं। जो लोकसभा में भी एडजर्न हुआ वो उन्हीं के कारण उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेने के बदले हाउस चलने नहीं दिया। मैं समझता हूँ राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, हमने एक मैसेज देना चाहिए
कि ये देश की क्षमता, ये देश की ताकत इन सब चीजों से उठकर है और हाउस जरूर चलना चाहिए। हम सब सदस्य हाउस चलने के पक्ष में हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसका पॉलिटिसाइजेशन जो कर रही है ये देश के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। मेरा अनुरोध है माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के लिए वेट करना चाहिए हमने और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चालू रखना। लीडर ऑफ द अपोजिशन, बाकी बैठिए। You see, 1 second. It is an issue where we should deliberate in all seriousness and in a composed atmosphere. Leader of the House has said something. It is not necessary for everyone to subscribe to it. There can be other point of view. सर देखो मैं इस Sir, if leader of the opposition is on legs and you still wish to speak. सर इस सदन के I would appeal to the honorable members. Let us show minimum regard to rules. If leader of the opposition is on his legs, let him alone respond. Sir, I fully believe in his wisdom. No one can question his credentials. So let us hear him in rapt attention. And then I will seek response of the treasury benches also. Please, sir. Sir, इस सदन के नेता ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और अपोजिशन के लोग देश के लिए यहाँ जिन लोगों का पहले जो शहीद हुए थे उनको तो श्रद्धांजलि सब मिलके ही किए और देश के यूनिटी के लिए और देश के हिफाजत के लिए हम हमेशा तैयार हैं और हमारे लोग जितना सैक्रिफाइस किए